Good morning, everyone. So, from today, I'm starting your syllabus and your first chapter, Unit 1, Chapter 1. Okay. So, as you know, in the syllabus, the first unit, the name of the first unit is Units and Measurement. और उसमें 2 चैप्टर्स हैं. फर्स्ट चैप्टर जो है आपका दैट इज़ फिजिकल वर्ल्ड. ओके. फर्स्ट चैप्टर है आपका फिजिकल वर्ल्ड और सेकंड चैप्टर है आपका डायमेंशनल एनालिसिस. ओके. तो टुडे वी विल स्टार्ट द वेरी फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड. तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे what you have to do, you have to start making the notes. Okay. So firstly you have to write the name of the chapter, name of the unit and then start the headings. तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड और सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, दोनों का जो कंबाइंड वेटेज है आपको ऑलरेडी पता है कि कंबाइंड वेटेज इसका कितना है, 3 मार्क्स का. तो मोस्टली इसमें जो आता है, ज़्यादा जो टॉपिक्स रिपीट होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं वो चैप्टर 2 से आते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से आते हैं. ओके. तो फिज़िकल वर्ल्ड जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उसमें बेसिक फ़िज़िक्स को बताया जाता है कि एक्चुअली फ़िज़िक्स क्या है और फिज़िक्स का क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है अदर सब्जेक्ट्स के साथ में, फ़िज़िक्स के अंदर क्या पढ़ाया जाता है आपको, फ़िज़िक्स की नीड क्या है. तो दीज ऑल द थिंग्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बेसिक, ये समझ लीजिए एक तरह से इंट्रोडक्शन टू द फिज़िक्स ऑफ क्लास 11th है. तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से जो एज एन इंट्रोडक्शन बताए जाएंगे, तो वो आपको लिखना नहीं है, आपको नोट डाउन वहाँ से करना है. जो टॉपिक्स जो हेडिंग्स जो है वो सिलेबस से रिलेटेड हैं, जिनसे सिलेबस में जिनसे कुछ किसी भी टाइप के रीजनिंग कॉन्सेप्चुअल ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वहाँ से आपको नोट डाउन करना है. ओके. तो सबसे पहले क्योंकि इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है तो थोड़ा सा एक बार उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इन हेडिंग्स में आपको क्या पढ़ना है. तो सबसे पहले फ़िज़िक्स क्या है, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, यहाँ से स्टार्टिंग होती है आपकी फर्स्ट चैप्टर की फिज़िकल वर्ल्ड की. फ़िज़िक्स एक्चुअली क्या है और जो अभी तक आप 9th में 10th में पढ़ कर आए हैं, 11th में पढ़ेंगे, सब में क्या रिलेशन है, कैसे स्टेप वाइज जो हेडिंग्स हैं, जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, वो स्टेप वाइज जो है वो कैसे करके बढ़ते जाते हैं, क्या क्या आपको नया मिलता है पढ़ने के लिए. तो व्हाट इज़ फ़िज़िक्स. तो फिज़िक्स जो है वो पता है आपको, साइंस की जो है वो एक ब्रांच होती है. तो फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर and their practical applications in various natural phenomena. तो आपको पता है कि फ़िज़िक्स जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप मोस्टली क्या पढ़ते हैं, रूल्स या लॉज ऑफ नेचर, नेचर के लॉज. जैसे जैसे मोस्टली आपने जो 9th में पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन के बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं. आप हर जगह देखते हैं कि न्यूटन के जो लॉज हैं या फिर जो इनर्शिया है या फ्रिक्शन जो है वो हर एक जगह एप्लीकेबल है. अपने आसपास हर जगह आपको फोर्स के एप्लीकेशंस, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. इवन कुछ ऐसे फिनोमिना जैसे इलेक्ट्रिसिटी, तो मोस्टली सोचा जाता है कि लैब्स में या मैग्नेटिज्म लैब्स में ही पॉसिबल है, लेकिन ये भी आपको अपने आसपास देखने को मिल जाता है. जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं, जब आप कॉम करते हैं तो रबिंग होती है हेयर और कॉम के बीच में, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं. तो ऐसे बहुत सारे फिनोमिना है जिसमें कि फ़िज़िक्स का रोल होता है. बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना है. तो फिज़िक्स क्या है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो लॉज ऑफ नेचर को स्टडी करने में हेल्प करती है, और उसकी हेल्प से क्या करते हैं हम, बहुत सारे प्रैक्टिकल जो नेचुरल फिनोमिना है उनको समझ सकते हैं फ़िज़िक्स की हेल्प से. ओके. तो दिस इज़ फ़िज़िक्स. उसके बाद फ़िज़िक्स का जो यूज़ है बहुत सारी जगहों पे, या फ़िज़िक्स का जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे फ़िज़िक्स सबसे पहली बात बहुत सारे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है. तो फिज़िक्स का रिलेशन सिर्फ मैथ्स से मोस्टली माना जाता है कि फ़िज़िक्स जो है वो मैथ्स से रिलेटेड है. तो फिज़िक्स का सिर्फ मैथ्स से रिलेशन नहीं, मैथ्स से तो कनेक्शन है ही उसका, क्योंकि उसमें जितने भी डेरिवेशंस होते हैं, मोस्टली फार्मूले होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, तो इन सभी में क्या होता है, कैलकुलेशन होती है. कैलकुलेशन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैथ्स की. तो फिज़िक्स और मैथ्स में कनेक्शन है. इसी तरह से मैथ्स को स्टडी करना हो तो मैथ्स में भी बहुत सारी चीज़ों को
बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए फ़िज़िक्स की नीड होगी, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आप पढ़ेंगे यहाँ 11th क्लास में। तो मेज़रमेंट की जो टेक्निक है वो सारी चीज़ें जो है वो मैथ्स में फ़िज़िक्स से ही आती हैं। इसी तरह से फ़िज़िक्स का कनेक्शन और बाकी सब्जेक्ट्स में भी है, जैसे केमिस्ट्री और फिज़िक्स को अलग अलग माना जाता है, लेकिन बहुत कोरिलेशन है दोनों के बीच में। जैसे केमिस्ट्री में एक ब्रांच आती है थर्मोडायनामिक्स, और थर्मोडायनामिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को स्टडी आप किस में करते हैं, फिज़िक्स में, क्योंकि मेज़रमेंट जहाँ भी होता है, जहाँ भी चीज़ों को मेज़र करना है, मेज़रिंग प्रोसेस की स्टार्टिंग जो है वो फिज़िक्स से होती है। तो केमिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, रेडियो एक्टिविटी है, थर्मोडायनामिक्स है, और मोस्टली जो पार्ट है आपका एटम्स और न्यूक्लियाई का, वो फिज़िक्स से ही स्टार्टिंग होती है उसकी, और केमिस्ट्री में उसको स्टडी कराया जाता है। तो दोनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे से काफ़ी कोरिलेटेड हैं, दोनों को एक दूसरे के बिना स्टडी नहीं किया जा सकता है। एक को छोड़कर अगर दूसरे को स्टडी करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरह से फिज़िक्स का कनेक्शन बहुत सारी ब्रांचेस से है। बायो से भी कनेक्शन है। बायो बिल्कुल डिफरेंट एक साइंस मानी जाती है, लेकिन आप ये देखते हैं कि जितने भी मेडिकल फिनोमेना है, मेडिकल जो ट्रीटमेंट होते हैं, तो उनमें बहुत सारी जो टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे जो फिनोमेना हैं, तो उनकी स्टार्टिंग, उनका इन्वेंशन फिज़िक्स में हुआ था। जैसे एमआरआई जो है वो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो एमआरआई का आपने बहुत नाम सुना होगा। तो बहुत सारे पेशेंट्स के लिए एमआरआई जो है वो एमआरआई का टेस्ट किया जाता है। तो उसकी जो थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का मतलब मैग्नेटिज्म का एप्लीकेशन है वो, तो इसका बेसिक क्या हुआ, फिज़िक्स है। इसी तरह से बहुत सारे फिनोमेना, जैसे एक्स रे है, तो एक्स रेज जो है वो बॉडी के अंदर जब जाती हैं, पेनिट्रेट करती हैं, तभी उसकी इमेज कैप्चर करती हैं। इसी तरह से आपके जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी है, इकोकार्डियोग्राफी है, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनका जो बेस है वो फिज़िक्स में आता है। ओके, तो इस तरह से बायो से भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन है फिज़िक्स का। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, वो तो आप देखते हैं कि आपके आसपास जो जो नेचर में जो फिनोमिना हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन आप फिज़िक्स की बेसिस पे कर सकते हैं, क्योंकि जो ऐसे पर्सन है जो अननोन टू फिज़िक्स हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता है फिज़िक्स के बारे में, वो इन सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते। जैसे लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है कि जब आप बस जो है सडनली स्टार्ट होती है, रेस्ट से मोशन में आती है, तब आपको जर्क लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, क्यों लगता है। तो जो पर्सन अननोन टू फिज़िक्स है उनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। इसी तरह से और भी बहुत सारे फिनोमेना हैं, जैसे कुछ चीज़ों को मैजिक बोल दिया जाता है, जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, जिसको साइंस की नॉलेज नहीं है, उसको मैजिक समझता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप इनर्शिया का ही एक एप्लीकेशन है, और आई होप कि 9th क्लास में आपने स्टडी भी किया होगा कि जब टेबल कवर को सडनली पुलअप किया जाता है तो उस पर जितनी भी चीज़ें रखी होती हैं टेबल कवर के ऊपर, वो एज इट इज़ रखी रहती हैं। तो ये किसका एप्लीकेशन है, इम्पल्स का एप्लीकेशन है। तो इस तरह से हर एक जगह फ़िज़िक्स का यूज़ है, हर एक जगह फ़िज़िक्स का रोल है। उसके बाद बात करें स्कोप ऑफ फिज़िक्स की, कि अगर आपको फ़िज़िक्स स्टडी करना अच्छा लगता है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स, तो फिज़िक्स में आगे जाकर क्या स्कोप है, आप क्या कर सकते हैं फ़िज़िक्स में। तो फिज़िक्स को अगर आप स्टार्टिंग से बेसिक उसका जो है वो पढ़ते जाएंगे, बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आपको हर एक बेसिक नॉलेज है। क्योंकि किसी भी चीज़ में जो बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज होती है ना, जो बहुत हाई स्टैंडर्ड वाली नॉलेज होती है, वो गेन करना बहुत टफ है, उसकी कोई लिमिट भी नहीं है। लेकिन बेसिक नॉलेज जो है वो बहुत आसान है। अगर आपने स्टार्टिंग से किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, हर एक चीज़ उसके बारे में पढ़ी है, तो दिस इज़ कॉल्ड बेसिक नॉलेज। और वो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपको ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा। तो अगर आपको फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट है तो बहुत सारे स्कोप है उसके लिए आगे। सबसे पहले जो है वो इंजीनियरिंग का ही नाम आता है, कि इंजीनियरिंग में फ़िज़िक्स के लिए बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जैसे आपने जो फ़िज़िक्स स्टडी की है 9th में, वो किस में आती है, मैकेनिक्स में आती है, क्योंकि उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है वो मैकेनिकल, सबसे पहले मैकेनिकल फोर्सेस से स्टार्टिंग होती है इसकी। तो मैकेनिक्स का मतलब कि आपके आसपास जहाँ जो भी फिज़िक्स है, जिसमें कि फोर्स लग रहा है, मोशन हो रहा है, रेस्ट है, वेलोसिटी है, स्पीड है, दीज ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू मैकेनिक्स।
उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ रखी है, इलेक्ट्रिकल्स जो है वो एक ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होती है जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आजकल जितनी भी डिवाइसेस बन रही हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, तो वहाँ पर स्कोप है फिज़िक्स का। उसके अलावा जो है वो फिज़िक्स का सबसे ज़्यादा और बहुत जिसमें नेम और फेम है जिस ब्रांच में, वो आती है आपकी फिज़िक्स रिलेटेड टू स्पेस। जो आपकी स्पेस फिज़िक्स होती है, जिसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी बोला जा सकता है, जिसमें आप स्टडी करते हैं एरोनॉटिक्स में जो यूनिवर्स है उससे रिलेटेड फिनोमेना की, जैसे जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं, जैसे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या रीज़न है, कैसे फोर्सेस लगते हैं, जो आपने पढ़ा होगा कि ब्लैक होल्स होते हैं और डिफरेंट जो गैलेक्सीज़ हैं, तो बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आप पढ़ेंगे ये जो है एरोनॉटिक्स में पढ़ेंगे। तो फिज़िक्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले चैप्टर 1 फिज़िकल वर्ल्ड के स्टार्टिंग में बताई जाएंगी। तो ये बहुत जनरल, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको समझना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग में कोई भी ऐसी चीज़ छोड़िए मत जो आपको लगता है कि मोस्टली आप ऐसे सोच के पढ़ते हैं कि जो सिलेबस में आएगा, जो एग्ज़ाम में आएगा, बस वही हमें पढ़ना है। तो डोंट लीव ऑल द थिंग्स, क्योंकि अभी आप फ्री हैं, घर पर हैं, आप हर एक सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से पढ़ के देखिए कि इसमें क्या है। ओके, तो आई थिंक ये एनसीईआरटी सबके पास अवेलेबल होगी, और एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है क्योंकि उसमें हर एक चीज़ की बेसिक नॉलेज होती है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है देन इट इज़ वेरी गुड। तब आप क्या करिए कि एनसीईआरटी बुक को ओपन करिए, हर एक पेज को अच्छे से रीड आउट करिए। और अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल नहीं है तो एनसीईआरटी अब जो है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आई शेयर वन लिंक टू यू, उसमें जो है आपको एनसीईआरटी बुक पूरी मिल जाएगी, उसको आप वहाँ पर फ़ोन के थ्रू जो है उसको स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ओके, तो इतना कुछ आपको कहाँ स्टडी करना है, पहले वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। और मैंने यहाँ पर वो टॉपिक्स लिखे हैं जो टॉपिक्स जो है वो एग्ज़ाम पर्पस से सिलेबस में बताए जाते हैं, और सिलेबस में रिटन मटेरियल जो है वो इन्हीं टॉपिक्स का है, बाकी रिटन नहीं कराए जाते हैं, नहीं लिखाए जाते हैं। ओके, तो आपको रिटन जो करना है दैट इज़ व्हाट, तो मैंने यहाँ लिखा है सबसे पहला हेडिंग फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ओके, तो फंडामेंटल वर्ड का मतलब होता है बेसिक, और फोर्सेस इन नेचर आपको पता है सबसे पहले मैकेनिक्स में फोर्स वर्ड ही आता है, रेस्ट मोशन के बाद में फिर आपको पढ़ाया जाता है फोर्स। तो फोर्स एक्चुअली क्या होता है, तो फोर्स का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है, रेस्ट से मोशन में आ रहा है, मोशन से रेस्ट में आ रहा है, तो क्या होता है कि उस पर फोर्स लगा होता है। तो इसका मतलब कि हमेशा पोजीशन को चेंज करने के लिए जिस चीज़ की नीड होती है दैट इज़ व्हाट फोर्स। अब फोर्स के टाइप्स कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, तो आपने जो 9th में पढ़ा था, मोस्टली जो सिलेबस है यहाँ पर वॉल्यूम 1 में वो 9th का ही है, उसको बस थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया है, टॉपिक्स को बढ़ा दिया गया है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। तो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर का मतलब बहुत जो बेसिक फोर्सेस हैं, कौन से ऐसे फोर्सेस हैं नेचर में जिनको फंडामेंटल फोर्सेस ट्रीट किया जा सकता है, जो सबसे पहले नेचर में ऑब्जर्व किए गए। ओके, तो वैसे तो आपने बहुत सारे टाइप्स पढ़े हैं, लेकिन यहाँ टाइप्स का मतलब वो नहीं है जो आप पढ़कर आए हैं, क्योंकि आपने टाइप्स में क्या पढ़ा है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, वो सारे जो हैं वो इंटरनल डिवीजन था फोर्स का। यहाँ पर मतलब है कि फोर्स जो है वो नेचर में कौन कौन से अवेलेबल हैं, जैसे कि आपने देखा होगा नेचर में आपको सबसे पहले पढ़ाया गया था कि जितनी भी बॉडीज़ आपके अराउंड प्रेजेंट हैं वो सारी बॉडीज़ एक दूसरे पर एक फ़ोर्स लगाती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन वो फोर्स जो है उसका उसका जो रिज़ल्ट है वो दिखाई नहीं देता है, मतलब बॉडीज़ एक दूसरे की तरफ नहीं जा रही हैं। ये आपने कहाँ पढ़ा था, ग्रेविटेशन चैप्टर में 9th में। तो उसका रीज़न था कि ये जो है बहुत वीक फोर्स होता है, नेचर का सबसे वीक फोर्स है। तो इसलिए क्या होता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से बॉडीज़ अर्थ से तो अट्रैक्टेड है लेकिन एक दूसरे की तरफ मोशन नहीं कर रही हैं। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि नेचर में जहाँ भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह से दूसरे टाइप के फोर्सेस में आपने पढ़ा है कि अब बॉडीज़ अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी कि बहुत बड़ी हैं तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स बोला उनके बीच के अट्रैक्शन को। अगर बॉडीज़ बहुत छोटी हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं,
तो आप क्या बोलेंगे उनको, चार्जेस। ऑब्वियसली जो मैटर है, जो मटेरियल है, उसको डिवाइड करते जाएं तो लास्ट में आपको पता है हम किस यूनिट पे पहुंचते हैं, चार्ज पे पहुंचते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर आते हैं। तो इसका मतलब कि जो सबसे छोटी जो यूनिट है किसी भी मटेरियल की वो चार्ज है। तो अगर फोर्सेस चार्ज के बीच में लग रहे हों तब हम उसको ग्रेविटेशनल नहीं बोलेंगे, तब हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, चार्जेस अगर रेस्ट पे हैं और उनके बीच में फोर्स लग रहा है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। तो इसी तरह से फोर्स के जो है वो 4 टाइप्स हैं, अलग अलग जगह पे फोर्स का नाम चेंज कर दिया गया और उसका जो नेचर है, मींस अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, ये भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। ओके, तो फोर्सेस में सबसे पहले फंडामेंटल फोर्सेस में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें आपको लिखना क्या है कि देयर आर फॉलोइंग 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं और जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट वन। सबसे पहला फंडामेंटल फोर्स जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो आपको पता है, बस यहाँ उसको रीराइट करना है, दोबारा से एक्सप्लेन कर देना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब कि इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज़। और क्यों अट्रैक्ट करती हैं, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। उनके पास एक सफिशेंट मास होना चाहिए तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और ये हमेशा, इट इज़ ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, हमेशा ये अट्रैक्टिव ही होता है। फॉर्मूला भी आपको पता है क्या होता है इसका, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ पर आपको पता है, इसका डायग्राम वैसे यहाँ बनाना नहीं है, लेकिन अगर डायग्राम होता तो टू बॉडीज़ m1 m2 मासेस की हैं, दोनों के बीच की सेपरेशन r है। तो बॉडीज़ के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड दिस कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू भी आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻11। और इसकी यूनिट भी आपको पता है न्यूटन पर। इसकी यूनिट जो है आप इस तरह से फाइंड आउट भी कर सकते हैं, मैं बता दे रही हूँ यहाँ पर। अगर इसकी यूनिट फाइंड करें तो एफ अपॉन, ये साथ में आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम। तो यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ओके, तो ये जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को एक्सप्लेन कर दिया, ये सब कुछ नहीं लिखना है, बस आपको एक फॉर्मूला ही यहाँ पर लिखना होगा। ओके, तो इसके बाद में फिर क्या लिखना होगा और आपको रिटन वर्क में क्या करना है, तो यहाँ रिटन वर्क में और आपको करना होगा सेकेंड, प्रॉपर्टीज़। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता है, सबसे पहली मैंने बताई थी कि इट इज़ अ यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स होता है। दूसरी बात, इट ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है कि ये जो फोर्स है ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इसका नाम है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब डिस्टेंस अगर इंक्रीज होती है बॉडीज़ के बीच की तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। दूसरी बात, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं, कि अगर जो फोर्स है उसका जो वर्क डन है वो एक क्लोज्ड पाथ में ज़ीरो होता है। तो ये आपको थोड़ा सा हिंट दिया था 9th में कि इस तरह से अगर एक बॉल को अपवर्ड्स थ्रो किया, ओके, बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, मतलब ग्रेविटी जो है वो नीचे लग रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। वही बॉल जब नीचे आएगी तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस क्लोज्ड पाथ में टोटल वर्क डन कितना हो गया, ज़ीरो। या फिर हम कह सकते हैं कि मोशन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, वो सारे फोर्सेस जिनका वर्क डन एक क्लोज्ड पाथ में ज़ीरो हो। सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स किस कंडीशन में माना जाता है, कि दो बॉडीज़ को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, अगर फोर्स उस लाइन के अलोंग लगता है, यानी कि दोनों बॉडीज़ के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग अगर फोर्स लग रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। ओके, तो ये 4 आपको प्रॉपर्टीज़ नोट करनी है यहाँ पर। और उसके बाद में एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स में आपको पता है कि ऑल बॉडीज़ फॉल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ही बॉडी फॉल करती हैं। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो है वो स्पेस में जो मोशन हो रहा है, मोशन ऑफ मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अर्थ के अराउंड जितना भी रिवॉल्व कर रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या मून, तो उसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स से ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। ओके,
देन उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट हेडिंग पर। जो नेक्स्ट आपका टाइप का फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सेकंड नंबर का जो फोर्स है इसके बाद में। सो इसमें आपको क्या स्टडी करना है,